नमस्कार। आज हम बात करेंगे इतिहास की सबसे सबसे अविश्वसनीय सर्वाइवल कहानियों में से एक के बारे में। ये एक ऐसी यात्रा की कहानी है जो टेक्निकली तो एक नाकामी थी, लेकिन फिर भी ये इंसानी हिम्मत और लीडरशिप की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। ये कहानी है एंड्योरेंस जहाज की। इस कहानी को शुरू करने के लिए चलिए सीधे उस पल में चलते हैं जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं। ये शब्द क्रू के ही एक मेंबर के हैं और तब कहे गए थे जब उनका जहाज, जो उनकी पूरी दुनिया थी, अंटार्कटिका की बर्फ में टुकड़े टुकड़े हो रहा था। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, ये तो बस एक बहुत ही भयानक शुरुआत थी। देखिए, हर महान सफर की शुरुआत एक बड़े साहसी सपने से होती है ना? और सर अर्नेस्ट शैकल्टन का सपना, वो तो शायद इतिहास के सबसे साहसी सपनों में से एक था। तो प्लान क्या था आखिर? बात है 1914 की। सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके 28 लोगों का क्रू एंड्योरेंस नाम के जहाज पर एक, सच कहूं तो नामुमकिन से मिशन पर निकले थे। मिशन था पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप को पैदल पार करना। अब जरा सोचिए, ये वो जमाना था जब ना कोई जीपीएस था, ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और लक्ष्य 2900 किलोमीटर का बर्फीला सफर सिर्फ 120 दिनों में पूरा करना था। मतलब ये हिम्मत नहीं, दुस्साहस था। लेकिन अंटार्कटिका के अपने ही कुछ और प्लान्स थे। जो एक ऐतिहासिक जीत होनी थी, वो बहुत जल्द सिर्फ जिंदा रहने की एक खौफनाक लड़ाई में बदल गई। अपनी मंजिल से सिर्फ सिर्फ एक दिन की दूरी पर वेडल सागर में एंड्योरेंस जहाज इतनी घनी बर्फ में फंस गया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जहाज 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था, वो बस बर्फ के साथ बहते जा रहे थे, अपनी मंजिल से और भी दूर और दूर। और बस यहीं से शुरू हुआ एक लंबा, धीमा और दर्दनाक इंतजार। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। जनवरी में फंसने के बाद क्रू ने लगभग 10 महीनों तक अपने जहाज को बर्फ के दबाव से धीरे धीरे कुचलते हुए देखा। सोचिए जरा, सितंबर में जहाज में दरारें आने लगी, अक्टूबर में पानी भरने लगा, और फिर नवंबर में उनका घर, उनकी आखिरी उम्मीद एंड्योरेंस, हमेशा के लिए बर्फ के नीचे समा गया। तो अब स्थिति क्या थी? वो पूरी तरह से अकेले थे। जहाज जा चुका था, बाहरी दुनिया से कांटेक्ट का कोई जरिया नहीं। वो बस बर्फ के तैरते हुए टुकड़े पर थे, जो उन्हें और भी गहरे सन्नाटे में खींचे लिए जा रहा था। जहाज के डूबते ही मिशन बदल गया। अब लक्ष्य अंटार्कटिका पार करना नहीं था, अब लक्ष्य था बस किसी तरह अगला दिन देखना। यहीं पर शैकल्टन की अविश्वसनीय लीडरशिप सामने आती है। उन्होंने केओस को हावी नहीं होने दिया। फौरन एक रूटीन बनाया गया, सबको काम दिया गया, खाने का राशन सख्ती से कंट्रोल किया गया, और सबसे जरूरी मोरल यानी हौसला बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश की गई। उन्होंने उस बर्फ के टुकड़े को ओशन कैंप का नाम दिया, उसे एक तरह का घर बना दिया, और यकीन मानिए, यही डिसिप्लिन उनकी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क साबित हुआ। लगभग 500 दिन, सोच सकते हैं, पूरे 497 दिनों तक सिर्फ तैरती बर्फ पर रहने के बाद पहली बार किसी ठोस जमीन पर पैर रखना कैसा लगा होगा? वो पल तो जन्नत जैसा लगा होगा। लेकिन ये वीरान एलिफेंट आइलैंड कोई सेफ हेवन नहीं था, ये बस एक और मुसीबत थी। एलिफेंट आइलैंड ये एक ऐसी जगह थी जहां कोई नहीं आता था। वहां रुकने का मतलब था बस मौत का इंतजार करना। शैकल्टन को पता था कि अब उन्हें एक आखिरी और लगभग सुसाइडल दांव खेलना ही होगा। तो उनके पास चॉइस क्या थी? पहला, उसी वीरान आइलैंड पर रुककर धीरे धीरे भूख और ठंड से मर जाना, या दूसरा, शैकल्टन और कुछ लोग मदद लाने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्र को पार करने की कोशिश करें। सच तो ये है कि दोनों ही ऑप्शन मौत की गारंटी जैसे थे, और उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना, लगभग नामुमकिन को। शैकल्टन और 5 और लोग एक छोटी सी सिर्फ 7 मीटर की नाव में 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया के वेल स्टेशन से मदद लाने निकल पड़े। 1300 किलोमीटर! और ये कोई आम समंदर नहीं था, नहीं, ये था ड्रेक पैसेज, धरती का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता। एक ऐसी जगह जहां तूफानी हवाएं और 12-12 मीटर ऊंची लहरें बड़े बड़े जहाजों को भी खिलौनों की तरह उछाल देती हैं। और ये लोग इसे एक छोटी सी खुली नाव में पार करने जा रहे थे। और यकीन करना मुश्किल है, पर 17 दिनों के बाद वो साउथ जॉर्जिया पहुंच गए। लेकिन किस्मत ने एक और खेल खेला। वो द्वीप के गलत साइड पर उतरे थे। उनके और मदद के बीच एक बर्फीली अनछुई पर्वत श्रृंखला खड़ी थी।
एक ऐसी रेंज जिसे आज तक किसी ने पार नहीं किया था। और तो और उनकी नाव भी तूफान में तबाह हो चुकी थी। तो शैकल्टन ने क्या किया? वही जो वो हमेशा करते थे, उन्होंने नामुमकिन को चुना। बिना किसी क्लाइंबिंग गियर के, जीरो इक्विपमेंट के साथ शैकल्टन और 2 और लोगों ने 36 घंटे तक बिना रुके उस पूरी पर्वत श्रृंखला को पैदल पार कर लिया। ये इतना बड़ा कारनामा था कि इसे 1955 तक एक्सपर्ट्स भी दोहरा नहीं पाए थे। व्हेल स्टेशन पहुंचते ही शैकल्टन एक पल के लिए भी नहीं रुके। वो आराम नहीं कर सकते थे। मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके बाकी साथी अब भी फंसे हुए थे। सबसे पहले उन्होंने द्वीप के दूसरे तरफ फंसे अपने 3 साथियों को बचाया। फिर शुरू हुई वक्त के खिलाफ असली दौड़, एलिफेंट आइलैंड पर फंसे 22 लोगों को बचाने की। लेकिन अंटार्कटिका ने अभी भी हार नहीं मानी थी। समुद्री बर्फ इतनी मोटी थी कि 3 बार 3 अलग-अलग जहाज़ों से की गई कोशिशें फेल हो गई। 1 महीना, 2 महीने, पूरे 3 लंबे महीने बीत गए। और इस दौरान एलिफेंट आइलैंड पर क्या हो रहा होगा? वहां फ्रैंक वाइल्ड, जिन्हें शैकल्टन ने इंचार्ज बनाया था, हर सुबह उठकर अपने साथियों से एक ही बात कहते थी, अपना सामान पैक कर लो दोस्तों, बॉस आज आ सकते हैं। 4 महीनों तक हर एक दिन उन्होंने ये उम्मीद जिंदा रखी। इस सफर की शुरुआत 28 लोगों ने की थी। और फिर अपनी चौथी कोशिश में जब शैकल्टन आखिरकार एलिफेंट आइलैंड पहुंचे तो उन्हें अपने सभी साथी जिंदा मिले। 2 साल की इस भयानक आजमाइश के बाद पूरे के पूरे 28 लोग घर लौटे। एक भी जान का नुकसान नहीं हुआ। और जानते हैं, ये कहानी आज भी जिंदा है। 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद हाल ही में 2022 में खोजकर्ताओं को एंड्योरेंस का मलबा मिल गया। 10,000 फीट गहरे बर्फीले पानी में एकदम परफेक्ट हालत में। ऐसा लगा जैसे इतिहास का एक टुकड़ा वक्त में जम गया हो। देखा जाए तो शैकल्टन का मिशन टेक्निकली एक पूरी तरह से फेलियर था। वो अंटार्कटिका पार नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने कुछ कई ज्यादा बड़ा हासिल किया। तो ये एक सवाल छोड़ जाता है ना, कि एक सफल मिशन का असली मतलब क्या होता है? जो टारगेट सेट किया था उसे पूरा करना, या फिर नामुमकिन हालातों के बावजूद अपने सभी साथियों को जिंदा घर वापस ले आना? इस पर सोचेगा जरूर।